नमस्कार। सबसे पहले अपने गुरुकुल के एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। जय जवान जय कृषि विज्ञान के साथ अपने नॉर्मल एग्रीकल्चर इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं अपने। सबसे पहले अपने लेंगे एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में देखेंगे अपने एग्रीकल्चर। सबसे पहले बात करते हैं कौन सी भाषा का शब्द है। एग्रीकल्चर कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है। इसके अंदर देखो पीछे क्या लगा हुआ है, कल्चर लगा हुआ है। और जो शब्द, जिन शब्द के पीछे कल्चर लगा हुआ होता है, वो शब्द लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। कौन सी भाषा के शब्द होते हैं? लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। इसके बाद आगे देखो, एग्रीकल्चर के जनक की बात करेंगे अपने, फादर ऑफ एग्रीकल्चर। सबसे पहले अपने विश्व में देख लेते हैं, और विश्व में एग्रीकल्चर के जनक कौन है? विश्व में एग्रीकल्चर के जनक हैं, वो है N.A. बोरलॉग। विश्व में एग्रीकल्चर के जनक कौन है? N.A. बोरलॉग। इसके बाद अगर भारत की बात करें अपने, तो भारत में एग्रीकल्चर के जनक कौन है? वो है M.S. स्वामीनाथन। M.S. स्वामीनाथन, याद रहेगा। सबसे पहले एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? अपने एग्रीकल्चर की बात करें, लैटिन भाषा का शब्द है। और इसके बाद एग्रीकल्चर जनक की बात करेंगे अपने, जनक विश्व में एग्रीकल्चर का जनक है वो है N.E. बोरलॉग। और भारत की बात करेंगे अपने तो ये M.S. स्वामीनाथन आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखो एग्रीकल्चर की परिभाषा क्या होगी। परिभाषा की बात करेंगे अपने, एग्रीकल्चर परिभाषा, तो परिभाषा हो जाएगी एग्रीकल्चर की, कृषि विज्ञान की परिभाषा। देखो आप, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं? मानव की दैनिक आवश्यकताएं, मानव की दैनिक आवश्यकताएं जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, और मकान की पूर्ति करने हेतु मानव क्या करता है? खेती करता है। और खेती के साथ साथ जो भी अपने व्यवसाय करते हैं, खेती से संबंधित जो भी अपने व्यवसाय करते हैं, जैसे मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन, डेयरी पालन, इसके बाद जैसे पशुपालन, पशुपालन, उन सभी का कृषि के साथ साथ किए गए अन्य व्यवसायों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है, याद रहेगा। कृषि विज्ञान की परिभाषा क्या हो जाएगी? एग्रीकल्चर की परिभाषा, मानव अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और दैनिक आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान, इन पूर्ति करने के लिए खेती के साथ साथ अन्य व्यवसाय करता है, जैसे कि मधुमक्खी पालन, डेयरी पालन और पशुपालन। इन सभी का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। ठीक है, ये हो गई आपकी एग्रीकल्चर की परिभाषा। और एग्रीकल्चर के जनक विश्व में N.E. बोरलॉग और भारत में M.S. स्वामीनाथन। एग्रीकल्चर पूछ ले आपसे कौन सी भाषा का शब्द है, तो क्या बताओगे? लैटिन भाषा का। एक याद रखने के लिए ध्यान दो इधर, जिस शब्द के पीछे क्या लगा हुआ हो, कल्चर लगा हुआ हो, और वो शब्द क्या होगा? लैटिन भाषा का होगा। कौन सी भाषा का होगा? लैटिन भाषा का शब्द होगा। जिस शब्द के पीछे क्या लगा हुआ हो, कल्चर लगा हुआ हो, वो कौन सी भाषा का होगा? लैटिन भाषा का होगा। और जिस शब्द के पीछे नोमी क्या लगा हुआ हो, नोमी या लोजी, जिस शब्द के पीछे नोमी या लोजी लगा हुआ हो, वो कौन सी भाषा का होता है? ग्रीक भाषा का होता है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का शब्द होता है। इसमें एक अपवाद आता है। अपवाद कौन सा आता है? पोमोलॉजी। अपवाद कौन सा होता है? पोमोलॉजी। और पोमोलॉजी में, पोमोलॉजी की आपसे पूछे भी पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, फिर क्या बताओगे? ये लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है? लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द है। लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द। याद रखना, जिस शब्द के पीछे
जिस शब्द के पीछे क्या लगा हुआ हो, नोमी या लोजी लगा हुआ हो, वो होता है ग्रीक भाषा का शब्द। और जिस शब्द के पीछे कल्चर लगा हुआ हो, वो कौन सी भाषा का शब्द होता है, लैटिन भाषा का शब्द होता है। यहाँ पे एक अपवाद की बात की थी अपने, अपवाद, अपवाद कौन सा आता है, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द होगा, लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द होगा। ठीक है, ये आप थोड़ा सा नोट कर लेना एक बार। इसके बाद आगे देखो, एक नाम आता है एक एग्रीकल्चर के अंदर, हरित क्रांति। कौन सी क्रांति, हरित क्रांति। और हरित 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 क्रांति, हरित क्रांति का मीन्स क्या हो जाएगा, हरित नाम आ गया तो किससे होगा, हरी फसलों से होगा। तो अब देखो हरित क्रांति के जनक की बात करेंगे। सबसे पहले अपने हरित क्रांति का जनक कौन है, तो विश्व के अंदर हरित क्रांति का जनक वो एग्रीकल्चर वाला याद रखना है। कैसे याद रखना है, विश्व में एग्रीकल्चर का जनक कौन था भी, विश्व में एग्रीकल्चर के जनक थे एन.ई. बोरलॉग। कौन थे, एन.ई. बोरलॉग। तो यहां पर भी कौन हो जाएंगे, हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे, एन.ई. बोरलॉग। और भारत की बात करेंगे यहाँ पे, भारत में फिर वो देखो अपने एग्रीकल्चर का जनक कौन था, एम.एस. स्वामीनाथन। विश्व में एन.ई. बोरलॉग हरित क्रांति के जनक, और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन जनक हो गए हरित क्रांति के। इसके बाद अब की बार जेट में पूछा गया था अभी, किस परीक्षा के अंदर, जेट। जेट आपको भी पता है, 12वीं एग्रीकल्चर करने के बाद एक इंटरेस्ट एग्जाम होता है, कॉलेज में ज्वाइन करते हैं उससे पहले अपने को एक एग्जाम देना पड़ता है, वो होता है जेट का। जेट में पूछा गया था हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, हरित क्रांति की शुरुआत बोल दें या अपने बोल दें प्रारंभ कब हुआ था हरित क्रांति, तो आप याद रखना देखो 1966-67 के अंदर हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और वहां पे ऑप्शन क्या थे, जेट के अंदर एग्जाम में पूछा गया था, उसके अंदर ऑप्शन दिए गए थे 1965 से लेकर 1968। तो अपने एग्जिट क्या लिखवा रखे हैं, अपने 1966-67 की बात करते हैं, वहां पे लगभग पूछा गया था 65 से लेकर 68 तक लिखा गया था। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत हो गई 1966-67 में। विश्व में जनक एन.ई. बोरलॉग और भारत में इसके जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आगे देखो, हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, तो शब्द देने वाला था विलियम्स। कौन था, विलियम्स एस गॉड। शब्द देने वाला व्यक्ति कौन था हरित क्रांति का, तो याद रखना आप, विलियम्स एस गॉड था। कौन था व्यक्ति, विलियम्स एस गॉड। और विलियम्स एस गॉड ने शब्द दिया कब था, ये ध्यान देना इधर, 1968 के अंदर क्या दिया था, विलियम्स एस गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया था। कौन सा शब्द दिया था, हरित क्रांति शब्द। और दिया किसने था, विलियम्स एस गॉड ने दिया था। और दिया कब था, सन 1968 में। जबकि शुरुआत कब हो गई थी हरित क्रांति की, हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 67 के अंदर हो गई थी। हरित क्रांति के विश्व में जनक कौन है, एन.ई. बोरलॉग है। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। याद रहेगा। फिर हरित क्रांति के बारे में और देखते हैं अपने क्या क्वेश्चन बनते हैं। हरित क्रांति में टोटल कुल कितनी फसलें थी, 6 फसलें। कुल फसलें आपसे पूछ ले भी हरित क्रांति में कुल कितनी फसलें थी, कुल फसल, और कुल फसल थी 6 फसल। 6 फसल कौन कौन सी 6 फसल थी, वो देखो इसमें गेहूं, धान, मक्का, बाजरा, जवार और एक थी रागी। हरित क्रांति के समय कुल कितनी खाद्यान्न फसलों पे कार्य किया गया था, तो वो टोटल फसलें थी 6। और 6 फसलों में से अगर 2 फसल पूछ ले आपको, 2 फसल इंपोर्टेंट कौन सी है, वो देखो आप इधर, गेहूं प्लस धान। कौन कौन सी फसल है इंपोर्टेंट, गेहूं प्लस धान। और दोनों में से एक इंपोर्टेंट आ जाए, ऑप्शन के अंदर दोनों दी हुई हो, और बताइए निम्न में से कौन सी फसल हरित क्रांति के समय इंपोर्टेंट थी, तो आप क्या बताओगे, केवल और केवल अकेली गेहूं बताओगे। याद रहेगा, हरित क्रांति के समय कुल 6 फसलें थी, गेहूं, धान, मक्का, बाजरा,
जवार और रागी। ठीक है, ये 6 खाद्यान्न फसलें थी। अब देखो हरित क्रांति की परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा या डेफिनेशन। परिभाषा या डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या रहेगी भी, खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में निरंतर क्या करना है, अपने को वृद्धि करना है। तो वृद्धि करने के लिए अपने को क्या करनी पड़ेगी, एक क्रांति लानी पड़ेगी। क्रांति में क्या होता है, कुछ न कुछ परिवर्तन करना पड़ता है। तो हरित क्रांति के समय देखो 6 फसलें थी, 6 फसल खाद्यान्न वाली फसलें थी, और इन फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कार्य किया गया था। तो हरित क्रांति की परिभाषा आपको याद रखने के लिए देखो, खाद्यान्न फसलों के खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि हेतु हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। और नई नई क्या बनाई गई थी, किस्में बनाई गई थी। इधर फिर देखो एक बार, हरित क्रांति के समय टोटल 6 फसलें थी। कौन कौन सी थी, एक नंबर पे थी गेहूं, फिर धान, जवार, बाजरा, मक्का, और एक आएगी रागी। याद रहेगा 6 फसलें। सबसे 2 इंपॉर्टेंट फसलें कौन कौन सी थी, गेहूं और धान थी। कौन सी थी, गेहूं और धान। अब देखो भी, गेहूं के अंदर एक जीन ट्रांसफर किया गया था। क्या ट्रांसफर किया गया था, जीन ट्रांसफर करने के बाद उसमें परिवर्तन हो गया, और परिवर्तन होने के बाद फसल का उत्पादन ऑटोमेटिक क्या हो गया, बढ़ गया। तो उस जीन का नाम था N10। कौन सा जीन था, N10। N10 का पूरा नाम अपने बोले तो नोरिन 10। नोरिन 10 जीन ट्रांसफर किया गया था। और नोरिन 10 जीन ट्रांसफर करने के बाद, नोरिन जीन ट्रांसफर करने के बाद गेहूं की कौन सी फसलें बनी थी, वो देखो 3 फसलें मुख्य रूप वो किसमें बनी थी गेहूं की, तो वो थी सोनालिका। कौन सी थी, सोनालिका, सोनारा 64, सोनारा 64, और एक थी कल्याण सोना। कौन सी थी, कल्याण सोना। हरित क्रांति के समय गेहूं के अंदर कौन सा जीन ट्रांसफर किया गया था, तो गेहूं के अंदर नोरिन 10 या N10 नामक जीन ट्रांसफर किया गया था। N10 या नोरिन 10 ट्रांसफर करने के बाद कौन सी किस्में बनी थी गेहूं की, तो सोनालिका, सोनारा 64 और कल्याण सोना। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद देखो धान के अंदर, धान के अंदर कौन सा जीन ट्रांसफर किया गया था, धान के अंदर DGO जीन, DGO जीन। ये नाम चाइनीज सा लग रहा है आपको ना, DGO वो जीन नामक जीन ट्रांसफर किया गया था। और ट्रांसफर करने के बाद, DGO वो जीन नामक जीन ट्रांसफर करने के बाद एक किस्म बनी थी, और वो किस्म कौन सी थी, IR8। IR8। और IR8 के बारे में अपने ऐसे भी बोल सकते हैं, धान की प्रथम, धान की प्रथम, धान की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म। कौन सी किस्म, धान की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म, वो कौन सी है, IR8। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, सबसे ज्यादा हरित क्रांति का प्रभाव कौन से राज्य में देखने को मिला था, तो वो था पंजाब हरियाणा, यानी कि PB+HR। और इस दोनों में से भी देखें तो सबसे अधिक प्रभाव कौन से राज्य के अंदर देखने को मिला था, पंजाब के अंदर देखने को मिला था। क्योंकि अपने मुख्य फसल कौन सी है, धान, और इधर गेहूं, और सबसे अधिक धान और गेहूं कौन से राज्य में होती है, पंजाब में होती है। ठीक है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे फिर अब देखो, इसके बाद अपने देखते हैं ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। क्या देखते हैं, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। अब आपको ये तो बताया हुआ ना, जिस शब्द के पीछे क्या लगा हुआ हो, कल्चर लगा हुआ हो, और वो शब्द क्या कहलाता है, लैटिन भाषा का शब्द कहलाता है। कौन सी भाषा का, लैटिन। याद रखने के लिए। इसके बाद ब्रांच देखो, एक नंबर पे ब्रांच आती है अपनी, एक नंबर पे जो ब्रांच आती है वो होती है अपनी एग्रोनॉमी। कौन सी, एग्रोनॉमी।
एग्रोनोमी। एग्रोनोमी को क्या बोलते हैं? सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान। एग्रोनोमी को क्या बोलते हैं अपने? सस्य विज्ञान। सबसे पहले पॉइंट क्या बनता है? सबसे पहला पॉइंट तो ये बनता है, इस शब्द के पीछे क्या लगा हुआ है? नोमी लगा हुआ है। और जिस शब्द के पीछे क्या लगा, वो नोमी लगा हुआ हो, वो शब्द क्या होता है? ग्रीक भाषा का। तो एग्रोनोमी कौन सी भाषा का शब्द है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, शायद ये 2021-22 के अंदर फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था, शायद 2021-22 वाली वैकेंसी थी, शायद उसमें पूछा गया था भी एग्रोनोमी कौन सी भाषा का शब्द है। तो क्या बताओगे आप? एग्रोनोमी ग्रीक भाषा का शब्द है। देखो किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? पहला देखो, एग्रोज प्लस नोमोज। किससे बना हुआ है? एग्रोज प्लस नोमोज से। एग्रोज का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अपने एग्रोज का मतलब फसल से मानेंगे, और नोमोज का मतलब किससे मानेंगे? प्रबंधन से मानेंगे। किससे मानेंगे? प्रबंधन से मानेंगे। तो इसकी परिभाषा देखेंगे अपने, इसकी परिभाषा। और परिभाषा क्या हो जाएगी? देखो इधर परिभाषा, कृषि विज्ञान की वह शाखा, क्या बोलेंगे अपने? कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत खेत में लगाए जाने वाली समस्त फसलों का, और समस्त फसलों में से कौन सी आती है यहाँ पे? मुख्य रूप से आती है खाद्यान्न फसल। मुख्य रूप से समस्त फसलों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना। वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना क्या कहलाता है भी? एग्रोनोमी कहलाता है। एग्रोनोमी की परिभाषा एक बार दोबारा फिर से देखो, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत खेत में लगाए जाने वाली समस्त फसलों का, खेत में लगाए जाने वाली समस्त फसलों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना या वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना। और प्रबंधन या अध्ययन करते हैं, वो करते किसके सापेक्ष है? मृदा के सापेक्ष करते हैं, मृदा के सापेक्ष। तो परिभाषा में वापिस है, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत खेत में लगाई जाने वाली समस्त फसलों का, और समस्त फसलों में से मुख्य रूप से आती है खाद्यान्न की फसल। खाद्यान्न की फसल, समस्त फसलों का अध्ययन करना या प्रबंधन करना। और प्रबंधन करते किसके सापेक्ष है? मृदा के सापेक्ष प्रबंधन करते हैं इसका। तो क्या हो जाएगा? वो एग्रोनोमी कहलाएगा। अब एग्रोनोमी के जनक की बात करेंगे अपने, एग्रोनोमी का जनक, और जनक कौन होगा भी? पीटर डी क्रेसेंजी। एग्रोनोमी का जनक कौन है? पीटर डी क्रेसेंजी। याद रहेगा, एग्रोनोमी का जनक पीटर डी क्रेसेंजी। ठीक है, एक बार थोड़ा सा इसको सेव कर लेते हैं अपने, इसके बाद देखेंगे। एग्रीकल्चर की ब्रांच है अपनी एग्रोनोमी। और एग्रोनोमी का जनक आपको बता दिया कौन है? पीटर डी क्रेसेंजी। पीटर डी क्रेसेंजी। ठीक है, ये आ गया आपका जनक, पीटर डी क्रेसेंजी। अगर आपसे पूछ ले कोई एग्रोनोमी का आधुनिक जनक, आधुनिक मतलब लेटेस्ट का ज्ञाता कौन है इसका, तो अपने क्या बताएंगे? आधुनिक जनक, आधुनिक जनक। और आधुनिक जनक आता है जेंथ्रो टूल। जेंथ्रो टूल। आधुनिक जनक कौन आएगा भी? जेंथ्रो टूल आएगा। याद रह जाएगा, एग्रोनोमी का आधुनिक जनक कौन है? तो वो है जेंथ्रो टूल। अब देखो जेंथ्रो टूल के बारे में एक दो चीजें देख लेते हैं अपने। जेंथ्रो टूल ने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? HHH। क्या नाम है? HHH, हॉर्स ओविंग हस्बेंड्री, या हिंदी में अपने बोल सकते हैं बुआई से
पुरव जुताई नामक पुस्तक। बुआई से पूर्व जुताई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन आएगा? जेंथ्रो टूल। जेंथ्रो टूल। इसके बाद दूसरा देखो, एक आता है टिलेस। क्या आता है? टिलेस। टिलेस को अपने हिंदी में बोल सकते हैं भू परिष्करण। क्या बोल सकते हैं? भूपरिष्करण बोल सकते हैं। और भूपरिष्करण का जनक कौन है? भी भूपरिष्करण का जनक भी जेंथ्रो टूल आएगा। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। भूपरिष्करण का जनक है जेंथ्रो टूल। और एच 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 यानी कि बुआई से पूर्व जुताई नामक पुस्तक वो किसने लिखी थी? जेंथ्रो टूल ने लिखी थी। ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट एक और देख लेते हैं अपने। वीड या खरपतवार। वीड या खरपतवार। तो अब बताओ, वीड या खरपतवार का जनक भी कौन होगा? जेंथ्रो टूल होगा। अब बताओ खरपतवार होता क्या है? खरपतवार की परिभाषा अपने देखें तो क्या होता है भी खरपतवार? खरपतवार या वीड होते क्या हैं वो देखो। खेत में जो भी अवांछित पौधे उगते हैं ना, अपने खेत में जो भी अवांछित पौधे उगते हैं उसे क्या बोलते हैं? अपने खरपतवार बोलते हैं। अवांछित का मतलब, इसकी परिभाषा देखेंगे, कर्षित व अकर्षित, कर्षित व अकर्षित भूमि में उगने वाले खरपतवार या पौधे क्या कहलाते हैं? कर्षित व अकर्षित भूमि में। अपने ऐसे तो नहीं बोल सकते कर्षित भूमि में खरपतवार के पौधे उगते हैं। आपने देखा होगा बहुत बारी रोड के पास, इधर उधर, या नहर के पास, खाले के पास खरपतवार के पौधे उगे रहते हैं। तो क्या कहलाएंगे भी? कर्षित व अकर्षित भूमि में उगने वाले वे अवांछित पौधे, वे अवांछित पौधे जो बिना बोए उग जाते हैं, क्या कहलाते हैं? खरपतवार कहलाते हैं। मतलब बिना बोए बाकी कोई अपन सोविंग को निकलनी पड़ा है, और खरपतवार है ऑटोमेटिक पौधा उग जावे के कवे खरपतवार। और आपको पता है खरपतवार, खरपतवार तो नुकसान ही पहुंचाते हैं। अरे खरपतवार से फायदे कम होते हैं, ज्यादातर क्या होता है? नुकसान होता है। फिर बात करें टिलेस की। टिलेस की या भूपरिष्करण। टिलेस या भूपरिष्करण होता क्या है, इसके बारे में देखेंगे अपने। तो टिलेस या भूपरिष्करण होता क्या है? खेती से संबंधित, खेती से संबंधित की जाने वाली समस्त कर्षण क्रियाएं क्या कहलाती है? भूपरिष्करण या टिलेस कहलाती है। देखो, खेती से संबंधित की जाने वाली समस्त कर्षण क्रियाएं क्या कहलाएगी? टिलेस या भूपरिष्करण कहलाएगी। अपने खेत में जाते हैं, खेत में जाकर खेती से संबंधित जो भी कार्य करते हैं, या फसल उत्पादन से संबंधित जो भी कार्य करते हैं, वो किसके अंदर आता है? टिलेस के अंदर। ये तो है नहीं भी खेत में गए अपने, जाके वहां पे चाय पानी पी लिया और हथाई ला गए अपने, वो टिलेस में नहीं काउंट होएगा, वो तो बेला टाइम में काउंट होगा। ठीक है। तो भूपरिष्करण के अंदर या टिलेस के अंदर अपन देखांगा तो क्या चीज होगी? खेती से संबंधित या फसल के उत्पादन से संबंधित जो भी खेत में जाके जो भी कर्षण क्रियाएं करते हैं अपने, क्या कहलाता है? टिलेज या भूपरिष्करण कहलाता है। अच 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 पुस्तक के अंदर क्या बताया गया था? इसके अंदर बुआई से पूर्व जुताई नामक पुस्तक लिखी थी जेंथ्रो टूल ने। अच 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 इसके अंदर बताया था प्राथमिक टिलेस के बारे में। अब बात करें टिलेस की। टिलेस कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से टिलेस 3 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से टिलेस कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक मिनट इसको अपने सेव कर लेते हैं और यहाँ पे टिलेस का पूरा देख लेते हैं क्या होता है। टिलेस किसे बोलते हैं? टिलेस या भूपरिष्करण। भूपरिष्करण इसका जनक आपको बताया था अभी, कौन है अभी जनक? जेंथ्रो टूल। कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगा। अब टाइप्स ऑफ टिलेस क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ टिलेस या भूपरिष्करण के प्रकार। भूपरिष्करण के प्रकार। अब आपको सभी को पता है कितने प्रकार की होती है टिलेस?
मुख्य रूप से टिलेस 3 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से टिलेस क्या होती है? 3 प्रकार की होती है। देखो कौन कौन सा होता है। एक नंबर पे आता है जी अपना प्राथमिक टिलेस। क्या आता है? प्राथमिक भू परिष्करण। क्या आता है? प्राथमिक भू परिष्करण। अब बताओ प्राथमिक भू परिष्करण क्या होता है? प्राथमिक भू परिष्करण होता है बुआई से पूर्व फसल के बीजों की बुआई से पूर्व खेत में जो भी अपने कार्य करते हैं ना, वो क्या कहलाता है? प्राथमिक भू परिष्करण कहलाता है। जैसे अपने मई जून के महीने में गहरी जुताई करते हैं भूमि की, या मृदा की, या अपने खेत की क्या करते हैं? गहरी जुताई करते हैं। तोता मारे या पलाऊ मारे मुख्य रूप से बन के कब है? प्राथमिक भू परिष्करण कब है? समझ गया? किसे कहेंगे अपने? देखो इसमें बीजों की बुआई से पूर्व की जाने वाली समस्त कर्षण क्रियाएं क्या कहलाती है भी? प्राथमिक भू परिष्करण कहलाती है। जेंथ्रोटूल ने क्या बताया था? अच अच के बारे में आपने सुना है, एक बार पहले भी अपने जिक्र किया था। अभी अच अच के अंदर बुआई से पूर्व जुताई नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जेंथ्रोटूल ने लिखी थी। ठीक है, तो उसके अंदर बताया गया था बीजों की बुआई से पूर्व खेत की गहरी जुताई करते हैं अपने, मुख्य रूप से मोस्टली मई जून के महीने में ही करते हैं। ठीक है, गहरी जुताई करते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्राथमिक भू परिष्करण कहते हैं। इसके बाद आता है 2 नंबर पे द्वितीय टिलेस। द्वितीयक भू परिष्करण क्या आता है भाई? द्वितीय भू परिष्करण। और द्वितीय भू परिष्करण में क्या होता है? देखो फसल के बीजों की बुआई कर दी, फसल के बीजों की बुआई से लेकर और फसल की क्या करते हैं अपने? कटाई। फसल की कटाई तथा कढ़ाई तक जो भी खेत में कार्य करते हैं ना अपने, कढ़ाई तक जो भी खेत में कृषि से संबंधित कार्य करते हैं, वो क्या कहलाता है? द्वितीय भू परिष्करण कहलाता है। याद रह जाएगा। फसल के बीजों की बुआई से लेकर फसल की कटाई तक और कढ़ाई तक जो भी समस्त कर्षण क्रिया खेत में करते हैं, वो क्या कहलाता है? द्वितीय भू परिष्करण या सेकेंडरी टिलेस कहलाता है। सेकेंडरी टिलेस कहलाता है। याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 3 नंबर वाला टिलेस कौन सा है? इसको बोलते हैं भी जीरो टिलेस। जीरो टिलेस, और जीरो टिलेस यानी कि शून्य भू परिष्करण। शून्य भू परिष्करण। और अब देखो शून्य भू परिष्करण होता क्या है? प्राथमिक जुताई या प्राथमिक टिलेस किए बगैर सीधे क्या करते हैं? अपने फसल के बीजों की बुआई कर देते हैं। उसे क्या कहेंगे अपने? जीरो टिलेस कहेंगे। जीरो टिलेस मतलब प्राथमिक भू परिष्करण क्रियाएं अपने खेत में करते नहीं और सीधे फसल के बीजों की क्या कर दी? बुआई कर दी। ब्रॉडकास्टिंग मेथड के द्वारा आपने क्या कर दिया? छिड़काव कर दिया बीजों का। ठीक है, और आपा हेरो या तो ही बोला नॉर्मल भाषा में, तो मैं मिट्टी में बीज मिला दिया, मिन के बोला जीरो टिलेस। तो जीरो टिलेस का अलग से जनक आ जाएगा भी। अब ध्यान देने वाली बात यहां पे आती है इंपॉर्टेंट, और वो बात देखो क्या है भी। अगर आपसे पूछ ले टिलेस का जनक कौन है, टिलेस का जनक कौन है, तब तो आप बताओगे जेंथ्रोटूल। और अगर आपसे कोई पूछ ले जीरो टिलेस का जनक कौन है, कौन सी टिलेस का? जीरो टिलेस, या अपने शून्य भू परिष्करण बोलते हैं, या इसे अपने न्यूनतम भू परिष्करण क्रिया भी बोल सकते हैं। इसका जनक आपसे पूछ ले तो फिर बताना आप जे भी
ट्रिपलेट, जे बी ट्रिपलेट। और जब भी आप परीक्षा हॉल में बैठते हो और परीक्षा पेपर देखते हो, उस टाइम एग्जामिनर ही बहुत तकड़ो दिमागी हुआ है और वो क्या करेगो, सीधो ऊपर दे देगो छोटो सा अक्षर में लिखेगो शून्य। क्या लिखेगा? शून्य। शून्य लिख के फिर आगे लिख देगा टिलेस या भूपरिष्करण का जनक कौन है, और अपने पहले ऑप्शन के अंदर दिया होगा जेंथ्रोटूल, और वो क्या कर देंगे? जेंथ्रोटूल। अपना क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो यहाँ पे टिलेस का जनक आ जाए तब तो आपको ध्यान में रखना है जेंथ्रोटूल है। और यदि बात आ जाए जीरो टिलेस की या न्यूनतम भूपरिष्करण की या फिर अपने शून्य टिलेस की बात आए, फिर अपने याद रखना है जेबी ट्रिपलेट को, जेबी ट्रिपलेट को याद रखना है। यह था आपका टिलेस या भूपरिष्करण, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब पीछे अपने एक छोटा सा पॉइंट रह गया था पहली क्लास के अंदर अपना भी, एग्रीकल्चर भाषा आपको बताई थी लेटिन है, परंतु ये देखो किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है? एग्रीकल्चर किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है? तो पहला आता है एग्री और दूसरा आता है कल्चर। क्या होता है? पहला एग्री और दूसरा कल्चर। एग्री का मतलब होता है खेत और कल्चर का मतलब होता है अध्ययन करना। क्या होता है भी? अध्ययन करना। तो परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी वो आपको पहले बता चुका हूं मैं। खेत में जो भी अपने फसल लगाते हैं और फसल के साथ साथ अपने कृषि से संबंधित अन्य व्यवसाय करते हैं, कृषि से संबंधित अन्य व्यवसाय करते हैं, चाहे वो मुर्गी पालन हो, चाहे वो मधुमक्खी पालन हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट यूनिट हो, चाहे वो एक्स्ट्रा डेयरी पालन हो, गाय पालन हो, भेड़ पालन हो, बकरी पालन हो, वो समस्त क्रियाएं क्या कहलाती है? एग्रीकल्चर कहलाती है। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये तो बात हुई थी अपने एग्रीकल्चर के बारे में। अगर आपसे कोई पूछ ले कृषि विज्ञान, हिंदी में तो यही बोलते हैं भी एग्रीकल्चर को कृषि विज्ञान बोलते हैं। अगर कृषि विज्ञान कहीं पे लिखा आ जाए और आपसे पूछ ले भी कृषि विज्ञान कौन सी भाषा का शब्द है, तो आप क्या बताओगे? भी कृषि विज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द है। याद रखना, कौन सी भाषा का शब्द है? यह संस्कृत भाषा का शब्द है। कृषि विज्ञान संस्कृत भाषा का शब्द है। और किस शब्द से लिया गया है ये आपसे पूछेगा कोई, कृषि विज्ञान है, कृषि विज्ञान किस शब्द से लिया गया है? तो आप क्या बताओगे? ये कर्ष धातु से लिया गया है, कर्ष धातु से लिया गया है। कर्ष धातु से लिया गया शब्द क्या है? भी कृषि विज्ञान है। ठीक है, याद रह जाएगा। इधर इंग्लिश की बात कर ले तो एग्रीकल्चर लेटिन भाषा का शब्द आएगा, जबकि अगर पूछ ले आपसे कृषि विज्ञान कौन सी भाषा का शब्द होगा, फिर आप क्या बताओगे? संस्कृत भाषा का शब्द होगा। और यहाँ पे कर्ष धातु का नाम आएगा कि भी कर्ष धातु से लिया गया शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? भी अर्थ यहाँ पे होता है इसका जोतना, खींचना या आकर्षित करना। यही तो होता है। यहाँ पे कृषि विज्ञान का मतलब बताया, जोतना, खींचना या आकर्षित करना। अपने भूमि की जुताई करते हैं, ठीक है, अन्य कार्य भी अपने खींचने के अंदर लेते हैं। और यहाँ आकर्षित, पेड़ पौधे हो गए, बढ़िया फसल आ गई तो आकर्षित तो ऑटोमेटिक है, दूसरों भी देख के हो जाए, वो भी अंग है, फसल है, इसी सी लागेड़ी है। ठीक है, तो ये कृषि विज्ञान याद रख लेना थोड़ा सा। अब दूसरी ब्रांच, पहली ब्रांच अपने एग्रोनॉमी के बारे में जिक्र कर चुके हैं, अब दूसरी ब्रांच के बारे में जिक्र करेंगे अपने हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, और हॉर्टिकल्चर को अपने क्या बोलेंगे? उद्यान विज्ञान, उद्यान विज्ञान। अब भी आपको ही पता है इसके पीछे क्या लगा हुआ है? कल्चर लगा हुआ है। कल्चर लगा हुआ है तो भाषा कौन सी हो जाएगी? हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? तो कल्चर लगा हुआ शब्द आ जाए और आपसे पूछ ले कौन सी भाषा का शब्द होगा, तो वो तो आपको पता है भी लेटिन भाषा का शब्द होगा।
कौन सी भाषा का शब्द होगा? लेटिन भाषा का शब्द होगा। ठीक है, हॉर्टिकल्चर किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? हॉर्टी प्लस कल्चर। किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है? होल्टी प्लस कल्चर। ये अपने बोल सकते हैं हॉर्टिकल्चर लेटिन भाषा का शब्द है और दो शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है। वो दो शब्द कौन कौन से है? हॉर्टी प्लस कल्चर। हॉर्टी का मतलब क्या होता है भी? इधर उद्यान से लेंगे, हॉर्टी का मतलब उद्यान, और इधर देखो कल्चर। कल्चर का मतलब होता है, आपको पता है, अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। उद्यान का अध्ययन क्या कहलाएगा? हॉर्टिकल्चर। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा। और परिभाषा से पहले पहले अपने एक छोटा सा पॉइंट और पीछे देख लो, इसका जनक की बात कर लें अपने तो हॉर्टिकल्चर का जनक कौन है? तो जनक आएगा M.H. मोरी गावड़े। मोरी गावड़े। M.H. मोरी गावड़े क्या आएगा? हॉर्टिकल्चर का जनक आएगा। ठीक है, परिभाषा देखो। उद्यान, उद्यान में क्या क्या चीजें आती है भी? उद्यान के अंदर एक तो फल आते हैं, फल, फूल व सब्जी। ये तीन चीजें अपने मानते हैं, एक तो फल वाले पौधे, एक फूल वाले पौधे और एक सब्जियां वाले पौधे। ठीक है, हॉर्टिकल्चर उद्यान के अंदर ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट आती है। कौन कौन सी? फल, फूल व सब्जियां। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल, फूल व सब्जियों का, फल, फूल व सब्जियों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना क्या कहलाता है भी? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। हॉर्टिकल्चर की परिभाषा, कृषि विज्ञान या एग्रीकल्चर की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल, फूल व सब्जियों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। याद रह जाएगा। भाषा आपको बता दी, कौन सी भाषा का शब्द है? लेटिन भाषा का है। और इधर जनक M.H. मोरी गावड़े। और एक बात कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, निकोल्स एपर्ट, एक साइंटिस्ट है, निकोल्स एपर्ट। क्या बोलते हैं? निकोल्स एपर्ट्स बोलते हैं। निकोल्स एपर्ट्स वो जनक है, वो किसका जनक है? डिब्बाबंदी का। अब बताओ डिब्बाबंदी होती क्या है? डिब्बाबंदी, जैसे अपने कोई भी फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, कोई भी फल को, सब्जी को काट के अपने डब्बे के अंदर बंद करते हैं, या तो या फिर अचार वगैरह डालते हैं, जैसे आंवले का मुरब्बा वगैरह आपने सुना है, उसकी डिब्बाबंदी करते हैं, उसका जनक कौन आएगा? निकोल्स एपर्ट्स। ठीक है, और यहाँ पे सब्जी विज्ञान, ये सब्जी है ना, सब्जियों का भी अध्ययन किया जाता है। सब्जी मनाई जे कोनी मना गे और इन बारे में अध्ययन भी करी जाए, वो क्यों है? सब्जी विज्ञान का जनक है। ये आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बताओगे? एल.एच. बेली। क्या बताओगे? सब्जी विज्ञान का जनक है वो है एल.एच. बेली। ठीक है, और वो एक टाबरान गणी पूछो टीचर बतायो भी कि कोई दो या चार सब्जियों के नाम बता, तो वो टाबर कोई बोलो ज्यादा होशियार हो तो वो गिनान लाग गए होगा, दालर, कड्डीर, विसा, टगीर। एक कोई सब्जियां काउंटिंग को नहीं है, सब्जियां आपने मुख्य रूप से काउंटिंग होती है, जैसे आलू, प्याज, टमाटर। ठीक है, अब यहाँ तो कहना दियो भी सर जी बोली लगाने लग गया के सब्जियां की। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं अपने परिभाषा की। परिभाषा, कृषि विज्ञान या एग्रीकल्चर की वह शाखा जिसके अंतर फल, फूल व सब्जियों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? हॉर्टिकल्चर। अब भी हॉर्टिकल्चर की भी तीन ब्रांच है। कितनी ब्रांच है? हॉर्टिकल्चर भी की भी तीन ब्रांच है। एक एक करके आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। पहली ब्रांच आती है हॉर्टिकल्चर की पहली ब्रांच, और वो पहली ब्रांच कौन सी होगी? पोमोलॉजी। क्या होगा भी?
हॉर्टिकल्चर की पहली ब्रांच होगी पोमोलॉजी। और पोमोलॉजी, अब जिस इसके पीछे वो अपने एक बताया था ना सूत्र टाइप मान लो या लॉजिक मान लो ट्रिक मान लो, भी जिस शब्द के पीछे लॉजी लगा हुआ हो वो कौन सी भाषा का शब्द होता है, ग्रीक भाषा का होता है। या नोमी लगा हुआ हो वो भी ग्रीक भाषा का शब्द होता है। और जिस शब्द के पीछे क्या लगा हुआ हो, कल्चर, तो वो क्या कौन सी भाषा का शब्द होता है भी, वो लैटिन भाषा का होता है। पर यहाँ पे अपवाद है, ये पोमोलॉजी है ना, ये भाषा इसकी होगी, वो होगी भी लेटिन प्लस ग्रीक। लेटिन प्लस ग्रीक, कौन सी भाषा का शब्द होगा पोमोलॉजी, लेटिन प्लस ग्रीक। पोमोलॉजी वो अपवाद है जिस नोमी और लॉजी वहां पे हट जाता है अपने, और क्या होता है पोमोलॉजी लेटिन प्लस ग्रीक भाषा से मिलकर बना हुआ शब्द है। और पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा, हॉर्टिकल्चर की ये उपशाखा है भी, ध्यान कर लेना। एक हॉर्टिकल्चर 3 ब्रांच होती है, उसकी पहली ब्रांच है ना वो पोमोलॉजी है। इसमें फलों का अध्ययन किया जाएगा, किसका, फलों का या फ्रूट का। जितने भी अपने फ्रूट आते हैं, चाहे वो आम हो, चाहे वो केला हो, चाहे वो पपीता हो, चाहे वो पपीता हो, चाहे वो जामुन हो, कोई भी फल आते हैं उन सभी का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना। वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करने का मतलब होता है उसके बारे में स्टडी करना। स्टडी का मीन्स अपने रख सकते हैं भी उनके बारे में जानना, भी कार्बोहाइड्रेट कितना है, प्रोटीन कितना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं, शायद 70 से 75% कार्बोहाइड्रेट केले में पाया जाता है। इस चीजों का अध्ययन करेंगे ना अपने, वो कौन सी शाखा में करेंगे, हॉर्टिकल्चर की उपशाखा पोमोलॉजी में करेंगे। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर आता है फिर ओलेरिकल्चर। क्या आता है 2 नंबर पे, ओलेरी कल्चर। और अब यहां पे बता दो भी आप, क्या लगा हुआ है इसके पीछे, कल्चर लगा हुआ है ना। और कल्चर लगा हुआ शब्द क्या होता है भी, लेटिन भाषा का होता है। कल्चर लगा हुआ शब्द कौन सी भाषा का होता है, तो आपको पता है लेटिन भाषा का होता है। ठीक है, लेटिन भाषा, और अर्थ या परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी, कृषि विज्ञान की हॉर्टिकल्चर शाखा के अंतर। या अपने नॉर्मल सीधा बोल देंगे कि हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सब्जी विज्ञान या सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। ओलेरिकल्चर भाषा आपसे सबसे पहले पूछेगा तो लेटिन भाषा का शब्द है। और हॉर्टिकल्चर की ये उपशाखा है ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाएगा, सब्जियों का। जितनी भी सब्जी आती है, जैसे देख लो अब आलू, प्याज, हरी मिर्च, लौकी, खीरा, ककड़ी, जो भी आपके नाम या आए ना याद सब्जियों में, उनको दाल कंडीर मिसा टेरी बन छोड़ के बाकी जितनी भी सब्जियां हैं उन सब्जियों का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, ओलेरी कल्चर में किया जाता है। अब तीसरी देखो शाखा हॉर्टिकल्चर की, तीसरी शाखा आती है फ्लोरी कल्चर। कौन सी आती है, फ्लोरी कल्चर। पहली कौन सी थी, पहली थी पोमोलॉजी, और दूसरी कौन सी है, दूसरी कौन सी थी, ओलेरिकल्चर। अब तीसरी बताओ कौन सी है, फ्लोरिकल्चर। और इसके पीछे भी क्या लगा हुआ, भी कल्चर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, कल्चर लगा हुआ है। कल्चर लगा हुआ शब्द कौन सी भाषा का होगा, तो इसकी भाषा की बात करें तो अपने लेटिन भाषा होगी। भाषा की बात करें तो कौन सी भाषा का शब्द होगा, ये लेटिन भाषा का शब्द होगा। और इसमें किस चीज का अध्ययन किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, तो इसके अंदर देखो फूलों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, फूलों का अध्ययन। जितने भी फूल होते हैं ना, चाहे वो गुलाब का हो, चाहे वो चमेली का हो, चाहे सूरजमुखी का हो, एक्स्ट्रा गेंदे का हो, कोई भी। जैसे इसके अंदर अपने बोल सकते हैं गुलाब का, ग्लेडियोल्स, चमेली, ठीक है। लो एक गेंदा और ले लो इसमें,
ठीक है। अब फूलों का राजा तो कौन है अभी? फूलों का राजा, तो फूलों का राजा है कौन? गुलाब ही है, सबको पता है ये तो। फूलों का राजा गुलाब, और रानी ग्लेडियोल्स आ जाएगी। ये देखो जी, आगे ना यहाँ पे राजा गुलाब, ग्लेडियोल्स रानी, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी हॉर्टिकल्चर थी, 2 नंबर शाखा हॉर्टिकल्चर। अब 3 नंबर शाखा के बारे में बात करते हैं, और वो एग्रीकल्चर की तीसरी शाखा आती है, वो आती है आपकी एनिमल हस्बेंड्री। कौन सी शाखा आती है अभी? एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल्स हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री को अपने क्या बोल सकते हैं? पशुपालन बोल सकते हैं। और आपने तो एग्रीकल्चर के अंदर तो सारों ज्यादा खेती के बारे में, क्यों आपनो कल्चर ही है, एग्रीकल्चर है, एम तो खेती और खेती के सागे सागे अन्य व्यवसाय करा। अन्य व्यवसाय में आपने एक ही है, घरे घर का खेती करे, खेती के सागे सागे क्या करे? पशुपालन करे, चाहे वो गाय रखे घरे, चाहे भैंस रखे। ठीक है, तो इसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन में किसका अध्ययन किया जाता है? पशुओं का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले पूछ ले बे, भाषा कौन सी होगी इसकी? कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये सीधा आपको पता है, अभी अंग्रेजी में लिखी है नहीं, तो ये कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी या इंग्लिश वर्ल्ड है, इंग्लिश वर्ल्ड है या अंग्रेजी भाषा का शब्द है। इसके बाद दूसरा देखेंगे जनक। इसका जनक मुख्य रूप से किसको माना जाता है इसमें? मुख्य रूप से जनक इसमें विलियम्स एस गोड को माना जाता है। किसको माना जाता है? विलियम्स एस गोड। क्या लिख दिया अभी? विलियम्स एस गोड, सॉरी एक मिनट। सॉरी, इसके अंदर एनिमल हस्बेंड्री का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। किसको माना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है, सफेद क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। अब देखो परिभाषा इसमें क्या है? परिभाषा एनिमल हस्बेंड्री की परिभाषा क्या हो जाएगी? पशु आवास, पशु स्वास्थ्य, पशु रखरखाव तथा पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करना क्या कहलाता है? एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। याद रहेगी, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पशु आवास, पशु रखरखाव, पशु स्वास्थ्य तथा पशुओं से प्राप्त होने वाले एक मिनट पे, पशुओं से प्राप्त होने वाले समस्त उत्पादों का वैज्ञानिक तरीके से क्या करना? अध्ययन करना क्या कहलाता है? एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद देख लो कौन कौन से हैं। पशुओं से आप बताओ भी कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? पहला दूध प्राप्त होता है, दूध का भी अपने पूरे वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। पशुओं से प्राप्त होने वाला गोबर है, गोबर का भी अपने क्या करते हैं? पूरा वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं। चाहे गोबर है, गोबर की खाद वर्मी कंपोस्ट बनाकर इसका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। और भी उत्पाद आ जाएंगे पशुओं से प्राप्त होने वाले, ठीक है, जैसे दूध आ गया, दूध के बाद दही आ गया, इन चीजों का घी आ गया, इन चीजों का वैज्ञानिक तरीके से एक तो अध्ययन करेंगे। पशुओं को आवास, पशुओं का आवास का मीन्स पशु को आवास किस प्रकार का चाहिए? खुला आवास चाहिए या बंद आवास चाहिए? पशुओं का रख रखाव किस प्रकार करना है? पशु ज्ञाबिन है तो उसको किस प्रकार से रख रखाव करना है? पशु दूध देने वाला है तो उसको किस प्रकार से रख रखाव करना है? इन चीजों का
प्रॉपर रूप से अध्ययन अपने किसके अंतर्गत करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर करते हैं। याद रह जाएगा। ये थी हॉर्टिकल्चर की तीसरी ब्रांच, और तीसरी ब्रांच एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन। पशुपालन कौन सी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी वर्ड है, और इसका जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। ठीक है, सफेद क्रांति का जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। सफेद क्रांति से एक बात याद आ जाती है भी आपके, वो देखो आप नोट कर ही लो भी। सफेद क्रांति, सफेद की बात करें यहाँ पे तो सफेद क्रांति किससे संबंधित है, दूध से संबंधित क्रांति। दूध से संबंधित क्रांति कौन सी है, सफेद क्रांति है। दूध से संबंधित क्रांति कौन सी है, सफेद क्रांति है। और सफेद क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1970 के अंदर हुई थी। सफेद क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 1970 में हुई थी। और सफेद क्रांति का मतलब क्या था, दूध तथा दूध से बने हुए उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि करना तथा उनको उच्च लेवल तक लेके जाना, इसका मीन्स क्या था, सफेद क्रांति। सफेद क्रांति से संबंधित एक ऑपरेशन चलाया गया था, जैसे पीछे चला था ना ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, तो इसी प्रकार ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। क्या चलाया गया था, सफेद क्रांति से संबंधित ऑपरेशन फ्लड नामक एक कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, और ये कार्यक्रम कितने चरणों में पूरा हुआ था भी, ये कार्यक्रम 3 चरणों में पूरा हुआ था। इसका फर्स्ट स्टेज की बात करें अपने तो 1970 से लेकर 1978 तक क्या था, प्रथम चरण था। किसका, ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण। द्वितीय चरण कब था भी, द्वितीय चरण था 1978 से लेकर 1985 यानी कि 85 तक क्या था, द्वितीय चरण। फिर तृतीय चरण या तीसरा चरण कब था भी इसका, ये था 1985 से लेकर 1996 तक। 1996 तक क्या था, तृतीय चरण था। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सफेद क्रांति, सफेद क्रांति किससे संबंधित है भी, दुग्ध से संबंधित क्रांति। सफेद आपनो दूध हुआ और दूध किस सफेद हुआ और सफेद से संबंधित है, याद रख लेना आप। सफेद क्रांति, दूध से संबंधित क्रांति कौन सी है, सफेद क्रांति। ठीक है, दूध से संबंधित एक ऑपरेशन फ्लड नामक कार्यक्रम चला था, उसके अंदर बताया था भी दूध की गुणवत्ता में वृद्धि करना तथा दूध से प्राप्त होने वाले उत्पादों, दूध से प्राप्त होने वाले उत्पादों को उच्च लेवल तक, मतलब एक मान्यता मिलनी चाहिए वहां उत्पादन है। तो ऑपरेशन फ्लड नामक एक कार्यक्रम चलियो, और ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब चला था, 1970 से 78। प्रथम चरण या पहला चरण था 1978 से 1985 में क्या था, द्वितीय चरण था। और तृतीय चरण 1985 से लेकर 1996 तक कार्यक्रम चला। और श्वेत क्रांति का जनक कौन है भी, जनक की बात करें तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ये क्या है भी, सफेद क्रांति का जनक। और आपको हरित क्रांति तो अभी पीछे बताया इसी क्लास में। हरित क्रांति का जनक कौन है, विश्व में अन्नी बोरलॉग और भारत में एमएस स्वामीनाथन। याद रहेगा। ये आपकी थी आज की फर्स्ट क्लास गुरुकुल एग्रीकल्चर एकेडमी नौहर के प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर, और एग्रीकल्चर का सामान्य सा परिचय था। इसके बाद अपने देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर एग्रीकल्चर की और बाकी बची हुई ब्रांचेस है उनका अपने क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और एक ध्यान देने वाली बात, सभी अपने प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए गुरुकुल एग्रीकल्चर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर जुड़े हुए सभी विद्यार्थी, छोटे मोटे भाई बहन जो 11वीं क्लास और 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, साथ में हो सकता है कोई बच्चा सुपरवाइजर की भी तैयारी करने वाला हो, हमारा साथीगण भी हो, चाहे हमारा कोई सीनियर हो, कोई अपना छोटा 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ने वाला बहन भाई हो, उनके लिए अपने ये बात है भी अपने इस प्लेटफॉर्म पे निःशुल्क क्या मिलेगी, निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। निःशुल्क
शिक्षा, और वो भी किससे संबंधित मिलेगी, अपने पूरा का पूरा एग्रीकल्चर रिकॉर्डेड किया जाएगा, और एग्रीकल्चर के अंदर निःशुल्क शिक्षा आपको यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें 11वीं का अलग से क्लास अपने प्रोवाइड करवाएंगे, अभी 1-2 दिन के अंदर देखेंगे। अभी 11वीं का अलग से पूरा सिलेबस दिया जाएगा, उसके बाद 12वीं का। और जो जेट की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो वो अपने गुरुकुल एग्रीकल्चर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके अपना डेली अपने नोट्स बना सकते हैं, डेली क्लासेस के अंदर रिवीजन कर सकते हैं, डेली पढ़ सकते हैं, और जेट की अच्छे से निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। इस चीज़ का देखो, वैसे अपने मिस यूज नहीं करना है। भी निःशुल्क शिक्षा मिल रही है तो अपने पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे, वरना ठीक है, गुरुजी तो क्लास लगा के आपको काम करे, आपा अपनो काम करा। तो अगर वो थारा फायदा खातर है निःशुल्क शिक्षा को मतलब यू है भी एग्रीकल्चर आपा कंप्लीट और कंप्लीट निःशुल्क दिवाएंगे। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुकुल एग्रीकल्चर एकेडमी नोहर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप चौधरी आपका फिर से एक बार धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। ठीक है, ओके, धन्यवाद।